ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो ना तो फिर डिसइन्फॉर्मेशन फैलती है, र्यूमर सभी फैलती हैं. जैसे अगर एक्सेस होता, फौरन जवाब दिया जाता तो बहुत सारा जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की आपको जरूरत पेश ना आती. दूसरा सवाल ये है कि जो रजा की फैमिली की मैंने इनिशियल स्टेटमेंट पढ़ी है, ये वेरीफाइबल स्टेटमेंट है, इन्होंने दी है, ये जियो टेलीविजन पे चली है, हमारे पास का प्रूफ भी है. वो कहते हैं कि इसमें तो रजा खुद विक्टिम है. आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या रजा के किरदार के हवाले से क्या फाइंडिंग्स हैं? क्या ये अगवाकार थे? क्योंकि ज्यादती के इल्जामात डिनाई कर रहे हैं, लेकिन क्या जब ये ज्यादती हुई थी तो रजा उस प्रेमिसेस में मौजूद थे? इस हवाले से भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या बात आई? जिस घर में इन लड़कियों को रखा गया, लाहौर में डिफेंस 7 में जिस घर में एयरबीएनबी के थ्रू वो घर बुक किया गया था और उस घर में ये रखा गया, वहीं उसी घर के ऊपर वाले एक पोर्शन में एक खातून, नीचे वाले बेडरूम में दूसरी खातून, और ये तमाम लोग वो उसी घर में मौजूद थे, अलग अलग कमरों में थे. और इनके ऊपर एक एक वो जो बदमाश मैंने आपको जिनका जिक्र किया, वो जो बॉस था, उसने कभी एक बंदे को भेज रहा है उसके पास, कभी दूसरे बंदे को भेज रहा है, और वो वेपन लेके उनकी चौकीदारी कर रहे हैं. तो ये सारा मामला उसी घर में हो रहा था. उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर एफआईआर पढ़ेंगे, एफआईआर के अंदर भी, और लड़कियों ने जो अपनी हैंड रिटन स्टेटमेंट इनिशियली भी हमें दी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ही प्लेड विक्टिम. तो पॉसिबली दैट इज अ रीजन कि उसकी फैमिली की जो उससे कॉन्वर्सेशन हुई होगी, उसने यही बताया होगा. लेकिन फैक्ट्स ये कहते हैं, हमने जाना है मुद्दई की स्टेटमेंट पे, हमने जाना है कंप्लेनेंट ने क्या कहा, और हमने जाना है एविडेंस क्या कह रहा है, और हम चलेंगे बिल्कुल एविडेंस के ऊपर. मैं आपसे आज के प्रेसर में जितनी गुफ्तगू हमने की, वी हैव ऑल द एविडेंस, जो कि हम प्रूव कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ कि कितने बजे क्या मैसेज, क्या कॉल, क्या पुलिस एक्शन हुआ, इसके ऊपर क्या साराइयों से गुरेज करना चाहिए. ये पूरे मुल्क का एक नेशनल मामला है जिसपे आपको कल इंटरनेशनल दुनिया आप पे क्रिटिसाइज करेगी. फिर हमारे सहाफी जो हमारे डिफेंस पे आएंगे, अपने मुल्क की इज्जत के लिए जब बात करेंगे, तो आपके पास हर चीज मुकम्मल होगी कि नहीं. इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ फैसल साहब कि क्या वो जो रजा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, इसलिए क्लैरिटी के लिए जरूरी है, क्या रजा के ऊपर जो इल्जामात हैं वो ज्यादती के इल्जामात हैं? एक पहला सवाल, क्योंकि फैमिली डिलाई करती है, वो ये सच है, ये गलत है. दूसरा ये कि अगवा के इल्जामात हैं, या उस प्रेमिसेस में जब ये अमल हो रहा था क्या रजा वहां मौजूद थे, क्या वो फैसिलिटेटर थे, या वो वहां पर विक्टिम थे? पुलिस की फाइंडिंग क्या है, ताकि एक वक्त में हम ये सारे र्यूमर्स अगर आप कह रहे हैं या जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको हम खत्म करें. कोर्ट ऑफ लॉ में जो 164 की स्टेटमेंट दी गई, उसके अंदर इस चीज का पूरा जिक्र है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो, क्योंकि गार्डियन 164 की स्टेटमेंट की कोर्ट है, उसमें से मैं कोई चीज कोट करूंगा यहाँ पे तो वो डैमेजिंग होगा मुकदमे के लिए. जो चीज आपने डिसइंफॉर्मेशन की, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो तो क्या सराहियां नहीं होती, फिर स्पेकुलेशंस नहीं होती. लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये एक सेंसिटिव नेचर का केस है जिसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, और क्रिमिनल तो है ही है. तो इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज बिफोर टाइम आपको ना कह दें जिसकी वजह से हमारे कोर्ट भी कहे कि आपने ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे किया है, आप यू वर नॉट सपोज टू से दिस. ठीक है, तो वो वाली चीज के अंदर कि 3 घंटे के लिए रजा बाहर था, फिर वो आता था, एक ही घर के डिफरेंट कमरों के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई होगी. हमने ये इनिशियली जिस वक्त मुलजिम से बात की, उस मुलजिम ने बिल्कुल पहले डिनाई किया, फिर उसके बाद उसने कहा कि हाँ जी मुझे लगता है कि कुछ हुआ होगा. ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज हो गई. दूसरी बात ये कि इस सारी चीज के अंदर उन खवातीन का अपना बयान ये है कि ये हमें ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि रजा हिमसेल्फ इज अ विक्टिम. ठीक है, ये वाली बात मैं नहीं कह रहा, ये लड़कियों की स्टेटमेंट कह रही है. तो इसको भी जहन में रखें कि वो उनके सामने ऐसा ही पोज किया जा रहा था कि एक बदमाश है जिसको वो बॉस रेफर कर रहे हैं, वो बदमाश इन सब के साथ इक्वली बदमाशी कर रहा है, तीनों के साथ, 2 लड़कियां और ये लड़का, और इसको भी 2-4 इसको वहां पे कोई उन्होंने मारपीट इसको भी की है. सही. ठीक है, और पोज ये किया है कि जी तुम तीनों अगवा हुए वो. ठीक है. अब ये सारी स्टोरी जो देखनी है कि इन तीनों के अगवा का ये क्या ड्रामा था, ये फैक्ट्स हैं, हमने वो रख दिए. लड़कियों ने अलेज तो पूरा कर दिया कि ये हमें लेके आया, ये हमें इस घर में लेके आया. वो सारी चीजें हैं जो तफ्तीश में खुलेंगी. 5 दिन का रिमांड पे हमारे पास वो 4 मुलजिम है. 4 मुलजिम मेन बड़े इंपॉर्टेंट नहीं थे पहले, वो मुलजिमान और उनका कैरेक्टर, उसके बाद उनका रोल वो आइडेंटिफाई किए बगैर हम प्रेस के सामने जाके क्या हाफ कोट स्टोरी बताते, उस पर मजीद सवाल होने थे.
थे. तो दैट इज द रीजन वी टुक टाइम. हमने पूरा केस क्लोज करने के बाद आपके सामने यह हकाइक रखे. एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है और उसमें भी कह रहे हैं कि जो पुलिस है उसका दोहरा मयार है, वो ये कि कुछ वो कौन से केसेस हैं जो सीसीडी को रेफर किए जाते हैं और ये कैसे तय होता है कि एक सर्टन केस सीसीडी को नहीं भेजा जाएगा. इस केस के हवाले से भी खास तौर पे क्योंकि मैं सीसीडी के जो मैंडेट पढ़ रही थी उसमें जी डकैती, रेप, किडनैपिंग, रॉबरी, रेप उसको भी शामिल किया गया है, लेकिन इस केस को सीसीडी को रेफर नहीं किया गया. वजह देखें, दो तरह के हमारे पास लॉज हैं. सीसीडी प्रोविंशियल लॉ है, पंजाब में है. एंटी रेप लॉ जो है जिसमें ये केस का ट्रायल होना है वो फेडरल लॉ है. फेडरल लॉ प्रेसिडेंस लेता है, पहली बात. तो जो फेडरल लॉ में एंटी रेप के तहत इसकी सारी प्रोसिक्यूशन होनी है वो जाएगा, वो उसकी तफ्तीश करनी है पुलिस के SSOIU यूनिट ने, जो कि ये स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया गया है. और इसके ऊपर ये बड़ा लॉ बना और इसके ये क्योंकि फेडरल लॉ है तो प्रेसिडेंस ये लेता है. और SSOIU खवातीन तफ्तीशी होती हैं, खवातीन ये सारे काम कर रही होती हैं. दे आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग फीमेल विक्टिम्स और उनकी सारी चीजें, सबूत, प्रूफ. और इस वजह से दैट इज द रीजन कि ये केस किडनैपिंग फॉर रैंसम का हर केस जाएगा सीसीडी के पास. भले मुलजिम हम पकड़ लें, भले हम केस ट्रेस कर लें, लेकिन उसकी तफ्तीश करेगी सीसीडी. जहां पे ये सेक्सुअल SSOIU का ये वाला केस आ जाए तो उसके अंदर फेडरल लॉ पहले आता है, उसको प्रेसिडेंस मिलती है. दैट इज द रीजन कि वो केस की तफ्तीश अभी इस वक्त लाहौर पुलिस के पास है और वो SSOIU यूनिट कर रहा है. हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि ये कैसे तय होता है कि किस केस के अंदर फेडरल लॉ प्रेसिडेंस लेगा, कहीं प्रोविंशियल लॉ लेगा, क्योंकि हमारे पास सीसीडी की केसेस की डिटेल्स भी हैं. आखिरी केस जो भी मैंने निकाला है 24 जून का है, जिसमें एक 7 साल बच्ची में सरगोदा का मर्डर हुआ था और उसका रेप हुआ था और फिर वो सीसीडी के पास केस गया, वो भाग रहा था, उसको शूट आउट हुआ. वो डिटेल एक तरफ कर दें, लेकिन ये केस सीसीडी ने डील किया. बहुत सारे वैसे केसेस जहां पे खवातीन के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है वो वहां पर पंजाब का लॉ प्रेसिडेंट लेता है. इस स्पेसिफिक केस में ये विफाक का लॉ क्यों मुकदम है? देखें, एक तो ये गैंग रेप है, ठीक है, ये इसमें ऑफेंस बड़ा है. 376 और 375A. 375A ज्यादा घिनौना जुर्म है ना, 376 भी घिनौना है, 375A उससे भी घिनौना है. और इसके अंदर जहां पे रॉबरी के बीच में रेप हो गया, सीसीडी आती है. रॉबरी क्योंकि रॉबरी का भी, डकैती का भी उनका मैंडेट है, प्लस उसमें रेप हो गया. और तो ये दोनों चीजें, दोनों ऑफेंसेस में वो तफ्तीश करके और वो आपको उसका तरीकाकार सारा पता है. आपने पढ़ा कि ये वाले केसेस पुलिस के पास जाते हैं, ये सीसीडी के पास जाते हैं. इस वाले केस में ये गैंग रेप प्लस किडनैपिंग फॉर रैंसम है, ये दो बड़े ऑफेंस हैं. इसमें प्रेसिडेंस फेडरल लॉ, हमेशा प्रेसिडेंस फेडरल लॉ लेगा. इसमें जो दफात हैं वो उसमें 375A की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये इस वक्त हमारे पास है. और इसमें जो लोग हैं, जो यूनिट्स हैं वो स्पेशली ट्रेंड हैं. इसमें जो खवातीन इसकी तफ्तीशें करती हैं वो स्पेशली ट्रेंड है. और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि अब हमारी फौरन जो मौके पे पुलिस ऑफिसर्स फीमेल पहुंची तो उसके बाद वो खवातीन बोलना शुरू हुई. ठीक बात है, लेकिन आपने फिर स्पेशली सीसीडी बनाई इसलिए थी, उसको मैंडेट ही आपने इन जराइम के लिए किया. तो उसमें से मैं समझना चाह रही थी फर्क क्या है दोनों में, जब खास तौर पे वज़ीर साहिबा की इतनी कमिटमेंट है खवातीन के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस की और फिर एक स्पेशल फोर्स भी बनी हुई है, तो वो उसको क्यों हैंडल नहीं कर रही? एक और सवाल वो ये है कि चूंकि खवातीन मुल्क से जा चुकी हैं तो उस केस की पैरवी नहीं होगी. जब पैरवी नहीं होगी तो थोड़े अरसे बाद इन मुल्जिमान के साथ मामला रफा दफा हो जाएगा. दूसरी थ्योरी है कि कुछ वो राजीनामा भी लिखकर दे के गई हैं. जरा इन दोनों के हवाले से जरा क्लैरिटी देते हैं. पहली बात यह है कि राजीनामा और इस तरह की कोई चीज मेरे ना नॉलेज में है, ना हमारे सामने ऐसी कोई चीज हुई. दूसरी बात, मैंने बारहा लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे मुल्क के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरे ख्याल में जितने माशाल्लाह प्रोफेशनल और होशियार हैं, उनमें से किसी के लिए भी उन खवातीन का नंबर निकालना या उनके वालिद से बात करना और इस सारी स्टोरी को जो मैंने बताई उसको वेट करना किसी के लिए भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप प्लीज जरूर उनसे भी बात कर सकते हैं. दे आर देयर. एक उसके बाद लॉ मिनिस्टर की तरफ से भी ये डायरेक्शंस आई थी IG साहब को कि अगर इस केस की आगे जो ये केस चलेगा इसमें हमारे पास वीडियो लिंक के ऊपर बयान होते हैं, अदालतों में वीडियो लिंक के ऊपर स्टेटमेंट्स होती हैं, तो जहां पे जरूरत पड़ी थ्रू देयर एम्बेसी हम उनको कन्विंस भी करेंगे. दे वेंट वेरी हैप्पी. वो ट्रॉमेटाइज थी और उसके बाद उनके शुक्रिया के मैसेज के हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बट आपके मुल्क के जो लीगल सिस्टम है, हमने आपकी पुलिस को, आपके इदारों को काम करते हुए देखा. नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है और वो दिल कॉपरेट. कोई ऐसी चीज हुई वो वहां पे वीडियो लिंक पे भी हमसे बात कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि दिस इज अ डेड केस. इसमें सीमेन सैंपल भी है, इसके अंदर
मेडिकल भी हुआ हुआ है, इसके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, मटेरियल एविडेंसेस भी हैं, टेक्निकल एविडेंसेस भी हैं, आईटी रिलेटेड डिजिटल एविडेंसेस भी हैं, गाड़ी हमारे पास मौजूद है। ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो कि उसमें इतनी आसानी से इस तरह के केसेस को हशप नहीं किया जा सकता। यही मैडम सीएम की तरफ से डायरेक्शन थी कि कोई ऐसा चीज ना छोड़ें कि जिसकी वजह से ये इंप्रेशन जाए और ये इल्जाम लगे कि शायद गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप इस केस को मेरिट पे लेंगे, जिसने गलत काम किया है वो भुगतेगा। सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे